आरव का घर मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़क के ऊपर बने पुराने से अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर यह छोटा सा 2 BHK फ्लैट है। हॉल में हल्की पीली रोशनी जल रही है और पंखा धीमी आवाज में घूम रहा है। आरव के पिता महेंद्र सोफे पर बैठकर हाथ में बिजली का बिल पकड़े हुए हैं और चश्मे के ऊपर से नंबर पढ़ रहे हैं। और आरव की मां सुशीला रसोई के दरवाजे पर खड़ी है। हाथ में बेलन है, लेकिन ध्यान महेंद्र की तरफ है। आरव की बहन नेहा डाइनिंग टेबल पर बैठी लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप कर रही है, लेकिन उसकी नजर बार बार माता पिता की बातचीत पर चली जाती है। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा है, जैसे मन में कोई बड़ी बात सोच रहा हो। सुशीला महेंद्र के पास आती है और कहती है, देखो जी, हर महीने खर्च बढ़ता जा रहा है। गैस, बिजली, किराना, कुछ भी कम नहीं हो रहा। अब बहू भी आने वाली है, इस जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कमाई वही पुरानी है, लेकिन खर्च दुगुना हो गया है। लड़की अच्छे घर की है, कहीं उसे यहाँ आकर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। महेंद्र की बातें सुनकर सुशीला बेलन किचन स्लैब पर रख देती है और धीरे धीरे से हॉल में आकर सोफे के कोने पर बैठ जाती है। महेंद्र बिल को टेबल पर रखते हैं और उंगलियों से माथा दबाते हैं। आरव पीछे मुड़कर माता पिता को देखता है। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी है। नेहा लैपटॉप बंद कर देती है और कुर्सी पर सीधी होकर बैठ जाती है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। फिर आरव अपनी मां से कहता है, मां, मैंने मीरा को सब साफ बता दिया है, घर की हालत भी और जिम्मेदारियां भी। वो कहती है कि साथ रहेंगे तो सब संभल जाएगा। उसे किसी बड़े घर में रहने की आदत नहीं है। आरव की बातें सुनकर नेहा तुरंत बोल पड़ती है, भैया, बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब महीने में आखिर में पैसे कम पड़ते हैं ना, तब असली परीक्षा होती है। हर कोई इतना एडजस्ट नहीं कर पाता। आरव नेहा की बातों का बुरा नहीं मानता, बस चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। नेहा अपनी बात कहकर पानी का गिलास उठाती है और एक घूंट लेती है। सुशीला दोनों बच्चों को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सबकी नजर एक साथ दरवाजे की ओर घूम जाती है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। मुझे घर के हालात के बारे में सब कुछ पता है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। मुझे अमीरी या गरीबी से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये घर और आप लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सर्वाइव कर लूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। नेहा की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग अच्छा महसूस करते हैं। फिर सुशीला नेहा से कहती है, बेटा, यह सब कुछ सोच समझ कर चलता है। फिजूल खर्च की आदत नहीं है हमारी। अगर तुम साथ निभाओगी तो हम भी तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। सुशीला की बातों में बहुत ही अपनापन था। मीरा को सुशीला की बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मीरा चारों तरफ नजर घुमाकर घर को ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं है, बल्कि हल्की मुस्कान है। महेंद्र उसे बैठने का इशारा करते हैं। आरव उसकी तरफ देखकर थोड़ा आश्वस्त महसूस करता है। 1 महीने बाद मीरा आरव के घर बहू बनकर आती है। सुबह के 7 बजे हैं। खिड़की से हल्की धूप हॉल के फर्श पर पड़ रही है। रसोई में गैस जलने की आवाज आ रही है और प्रेशर कुकर की सीटी बजती है। सुशीला चूल्हे के सामने खड़ी सब्जी काट रही है और बीच बीच में घड़ी देखती है। महेंद्र डाइनिंग टेबल पर अखबार फैलाकर बैठे हैं और चश्मा नाक पर नीचे खिसका हुआ है। आरव शर्ट के बटन लगाते हुए कमरे से बाहर आता है। मीरा भी रसोई में सुशीला के पास खड़ी है और ध्यान से काम देख रही है। फिर सुशीला मीरा से कहती है, मीरा, तुम रहने दो। पहले ही दिन से इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी घर के तरीके समझने हैं। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मम्मी जी, मैं सीखने ही तो आई हूँ। अगर आप सिखाएंगी नहीं तो समझ कैसे आएगा? घर आपका है, नियम आपके हैं। मैं उसी हिसाब से तो चलूंगी ना।
सुशीला हाथ में पकड़ी चाकू थोड़ी देर के लिए रोक देती है और मीरा की तरफ देखती है। मीरा गैस के पास खड़ी दाल में चमचा चलाती है और आंच कम कर देती है। उसका चेहरा गंभीर है लेकिन आवाज शांत है। महेंद्र अखबार से झांककर रसोई की तरफ देखते हैं। आरव दरवाजे के पास खड़ा होकर दोनों को देख रहा है। फिर महेंद्र कहते हैं, सुशीला, इसे काम करने दो। आजकल की लड़कियां इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं लेती। अगर खुद से करना चाह रही है तो ये अच्छी बात है। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए टिफिन चाहिए। और भाभी, अगर आप बना रही हैं तो थोड़ा कम तेल रखना, डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। नेहा जल्दी जल्दी बाल बांधते हुए किचन में आती है और प्लेट उठा लेती है। मीरा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और कढ़ाई में सब्जी हिलाती है। सुशीला चुपचाप रोटी बेलने लगती है लेकिन उनके चेहरे पर हल्का बदलाव दिखता है। आरव बैग उठाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। घर में हल्की हल्की भागदौड़ का माहौल है। फिर आरव कहता है, मीरा, तुम आराम भी तो कर सकती थी। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इतनी जल्दी खुद को थकाने की क्या जरूरत है? देखो, मैं चाहता हूं कि तुम अभी इन सब कामों से थोड़ा अलग ही रहो। आरव, अगर मैं अभी से अलग रहूंगी तो घर का हिस्सा कैसे बनूंगी? मुझे काम से परेशानी नहीं है, मुझे बस अपनापन चाहिए। आरव कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और उसकी आंखों में सम्मान दिखता है। सुशीला बेलन रोककर मीरा को ध्यान से देखती है। महेंद्र अखबार मोड़कर टेबल पर रख देते हैं। नेहा अपना टिफिन उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। घर का माहौल सुबह की जल्दी के बीच थोड़ा नरम पड़ने लगता है। ठीक है मीरा, आज से तुम मेरे साथ रसोई संभालो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, घर में फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। मम्मी जी, मैं खर्च कम करने में आपकी मदद करूंगी। शायद कुछ तरीके बदल सकते हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं महीने का हिसाब देखना चाहूंगी। सुशीला एक पल के लिए चौंकती है और हाथ में पकड़ी रोटी तवे पर डालती है। महेंद्र तुरंत मीरा की तरफ देखते हैं, जैसे कोई नई बात सुन ली हो। आरव दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराता है। नेहा बाहर निकलते निकलते रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। मीरा शांत खड़ी है लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। घर के इस छोटे से किचन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव शुरू होने वाला है। अब बात सिर्फ एडजस्टमेंट की नहीं है बल्कि सोच बदलने की भी है। सुशीला मन ही मन सोच रही है कि क्या सच में ये लड़की घर के हालात समझ पाएगी। मीरा चुपचाप प्लेट सजाने लगती है। शाम के करीब 7 बज रहे हैं। बाहर सड़क पर ट्रैफिक की आवाज लगातार आ रही है। हॉल में ट्यूबलाइट जल रही है और डाइनिंग टेबल पर कुछ कागज फैले हुए हैं। महेंद्र कैलकुलेटर हाथ में लिए बैठे हैं और उंगलियों से बटन दबा रहे हैं। सुशीला पास में कुर्सी पर बैठी है और किराने की लिस्ट देख रही है। नेहा ऑफिस से लौटकर बैग सोफे पर रखती है और थकी हुई सी बैठ जाती है। मीरा पानी के गिलास ट्रे में लेकर आती है और टेबल पर रखती है और धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर महेंद्र सुशीला को लिस्ट दिखाते हुए कहते हैं, अरे सुशीला, इस महीने फिर से 5,000 की कमी रह गई। बिजली का बिल बढ़ गया है और दवा का खर्चा भी। पेंशन से अब घर संभालना मुश्किल हो रहा है। हर महीने यही हिसाब दोहराना पड़ता है। मैं तो पहले ही कहती थी, थोड़ा हाथ खींच कर चलो। छोटी छोटी बचत ही बड़ा सहारा बनती है, लेकिन खर्च रुकता ही नहीं। मीरा चुपचाप कागजों की तरफ देखती है और उंगलियों से लिस्ट सीधी करती है। वो कैलकुलेटर की तरफ झुककर नंबर देखती है। महेंद्र हल्की सांस छोड़ते हुए कुर्सी पर पीछे टिक जाते हैं। नेहा पानी का गिलास उठाकर एक घूंट लेती है और मोबाइल साइड में रख देती है। घर का माहौल तनाव भरा है, लेकिन मीरा के चेहरे पर घबराहट नहीं है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मीरा कहती है, पापा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये पूरा हिसाब एक बार देख लूं। शायद कुछ खर्च ऐसे हों जिन्हें थोड़ा कम किया जा सके। भाभी, ये एक्सेल शीट का मामला नहीं है, ये असली जिंदगी का खर्च है।
हर चीज जरूरी है यहाँ, कोई फालतू खर्च नहीं होता। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे उसे भरोसा नहीं है कि कुछ बदल सकता है। मीरा उसकी तरफ देखती है, लेकिन जवाब देने से पहले कागज उठाती है। वो एक एक लाइन ध्यान से पढ़ती है। आरव ऑफिस से आता है और जूते उतारते हुए टेबल की तरफ देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि फिर से वही महीने का हिसाब चल रहा है और वो कहता है, क्या हुआ, फिर से बजट की मीटिंग चल रही है? लगता है इस महीने भी जोड़ घटाव ही रहेगा। इसका कोई हल निकलता क्यों नहीं? हल है, लेकिन थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। अगर हम ऑनलाइन ग्रोसरी लें और बिजली के प्लान को बदल दें तो हर महीने 2 से 3 हजार बच सकते हैं। आरव रुककर मीरा की तरफ देखता है, जैसे उसे उम्मीद की किरण दिखी हो। महेश चश्मा ठीक करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। सुशीला कुर्सी पर बैठी थोड़ा आगे झुक जाती है। नेहा हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है, जैसे परख रही हो। मीरा मोबाइल निकालती है और कुछ प्लान दिखाने लगती है। फिर महेंद्र कहते हैं, तुम्हें इन सब का अनुभव है? ये सब इतना आसान नहीं होता। कई बार सस्ता दिखता है लेकिन बाद में महंगा पड़ता है। मैं पहले एक कंपनी में अकाउंट संभालती थी। खर्च कम करना ही मेरा काम था। घर छोटा हो या बड़ा, हिसाब का तरीका एक ही होता है। मीरा की बातों में दम था। मीरा की बातें सुनकर सुशीला पहली बार थोड़ा गर्व से मीरा को देखती है। महेंद्र कैलकुलेटर नीचे रख देते हैं और कुर्सी सीधी कर लेते हैं। आरव पास आकर मीरा के पीछे खड़ा हो जाता है। नेहा मोबाइल लेकर मीरा के बताए ऐप को चेक करने लगती है। कमरे का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मीरा एक एक पॉइंट समझाती है। कहां से सब्सक्रिप्शन बंद हो सकता है, कौन सा प्लान सस्ता पड़ेगा और कैसे महीने की शुरुआत में ही बचत अलग रखी जा सकती है। उसकी आवाज शांत है लेकिन भरोसे से भरी है। अगर सच में इतना बच सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। घर चलाना सबकी जिम्मेदारी है। अब तुम भी इसका हिस्सा हो। ठीक है, इस महीने से तुम्हारे तरीके से ही चलते हैं। अगर फर्क पड़ा तो समझूंगा कि घर में नई सोच आई है, वरना फिर पुराना तरीका ही अपनाएंगे। मीरा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। आरव उसकी तरफ देखता है और आंखों से धन्यवाद कहता है। नेहा भी चुपचाप मान जाती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। महेंद्र पहली बार राहत की सांस लेते हैं। सुशीला रसोई की तरफ जाते हुए कहती है, आज चाय मीरा बनाएगी। इस छोटे से फ्लैट में आज सिर्फ हिसाब नहीं बदला है, बल्कि भरोसे की शुरुआत हुई है। मीरा अब सिर्फ नई बहू नहीं है, वो घर की जिम्मेदारी संभालने वाली सदस्य भी है। शायद यही पहला कदम है उस बदलाव की ओर जो आने वाले दिनों में इस घर की तस्वीर बदल देगा। रविवार की सुबह है। आसमान बिल्कुल साफ है और हल्की धूप छत पर फैली हुई है। कुछ महीने पहले जो गमले खाली और सूखे पड़े थे, आज उनमें हरी हरी मेथी, धनिया और टमाटर के पौधे लहलहा रहे हैं। मीरा झुककर एक टोकरी में ताजी मेथी काट रही है और सावधानी से पत्तियां जमा कर रही है। महेंद्र उसके पास खड़े हैं और एक छोटे कैंची से सूखे पत्ते काट रहे हैं। आरव मोबाइल से तस्वीर खींच रहा है। सीढ़ियों से सुशीला और नेहा ऊपर आ रही है। उनके हाथ में खाली टोकरी है। सुशीला कहती है, मीरा, ये देखो, इतनी घनी मेथी तो बाजार में भी नहीं मिलती। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि ये सब इतना अच्छा उग जाएगा। मम्मी जी, बस रोज थोड़ा समय दिया है। सुबह पानी, शाम को मिट्टी पलटना। पौधे भी घर के लोगों जैसे होते हैं, ध्यान दो तो बढ़ते हैं। सुशीला एक पत्ता तोड़कर हाथ में मसलती है और खुशबू सूंघती है। उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखता है। महेंद्र टोकरी उठाकर वजन महसूस करते हैं और हल्की हंसी हंसते हैं। नेहा झुककर टमाटर को हाथ से घुमाकर देखती है कि कितना पका है। आरव छत की रेलिंग से नीचे सड़क की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराता है। पिछले 3 महीने से हरी सब्जी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बिजली का बिल भी कम आया है। बचत तो सच में दिखने लगी है। और मैंने जो हिसाब बनाया था उसके मुताबिक हर महीने लगभग 5,000 बच रहे। मैंने वो पैसे अलग अकाउंट में डाल दिए।
अब रकम ठीक ठाक हो गई है। मीरा टोकरी में भरी मेथी सुशीला को देती है। सुशीला उसे सीने से हल्का लगाकर नीचे रखने लगती है। महेंद्र जेब से चश्मा निकालकर नेहा का मोबाइल देखते हैं। आरव सीढ़ियों के पास खड़ा होकर सबकी बातें ध्यान से सुन रहा है। हवा में ताजी मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुली हुई है। मीरा, तुमने सिर्फ खर्च कम नहीं किया, घर में नई आदत डाल दी है। अब हम बिना सोचे खर्च नहीं करते, हर चीज का हिसाब रखते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो था उसे सही जगह लगाया। घर छोटा हो तो सोच बड़ी होनी चाहिए। पैसा तभी टिकता है जब समझदारी साथ हो। सुशीला सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है और सबको नीचे आने का इशारा करती है। हॉल में डाइनिंग टेबल पर वही पुराना टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, लेकिन आज उस पर ताजी सब्जियों से भरी प्लेटें रखी है। महेंद्र कुर्सी खींचकर बैठते हैं। नेहा रसोई से पराठे लेकर आती है। मीरा पानी के गिलास सजाती है और आरव प्लेट बांटता है। कमरा अब पहले जैसा भारी नहीं लगता। पहले जहां महीने के आखिर में चिंता बैठी रहती थी, आज वहां संतोष दिखाई देता है। दीवारें वही है, फर्नीचर वही है, लेकिन माहौल बदल गया है। मीरा, सच कहूँ तो जब तुम इस घर में आई थी मुझे डर था कि खर्च और बढ़ेगा, लेकिन तुमने घर की दशा ही बदल दी। धनवान होना सिर्फ पैसों से नहीं होता। हम अब कर्ज में नहीं हैं, हमारे पास बचत है और सबसे बड़ी बात सुकून है। मीरा हल्की मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखती है। वो कुर्सी पर बैठती है। आरव उसकी तरफ देखकर सिर हिलाता है। नेहा पानी डालते हुए मुस्कुराती है। सुशीला की आंखों में अपनापन साफ दिखाई देता है। महेंद्र उठकर अंदर के कमरे से एक छोटा डिब्बा लाते हैं। वो डिब्बा खोलकर मीरा के सामने रखते हैं। अंदर एक छोटी सी सोने की अंगूठी है। सब लोग चुप हो जाते हैं। बेटा, ये कोई दहेज नहीं है और न ही दिखावा है। ये हमारे भरोसे का निशान है। तुमने इस घर को संभाला है। पापा जी, मुझे गहनों की जरूरत नहीं, आपका भरोसा ही काफी है। अगर हम सब साथ रहे तो यही सबसे बड़ी अमीरी है। मीरा की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर सुशीला उठकर मीरा के सिर पर हाथ रखती है। नेहा पास आकर मीरा को गले लगा लेती है। आरव सबको देखता है और उसके चेहरे पर गर्व साफ झलकता है। हॉल में धूप खिड़की से अंदर आ रही है और पूरे कमरे को रोशन कर रही है। इस घर में ना कोई लॉटरी लगी, ना कोई अचानक बड़ी कमाई हुई। बस आदत बदली, सोच बदली और जिम्मेदारी बांटी गई। आज ये परिवार पहले से ज्यादा सुरक्षित है। धन सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, रिश्तों और समझदारी में भी होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई चाहिए, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब घर के हर सदस्य जिम्मेदारी समझे। बहू बोझ नहीं होती, वो घर की सोच बदल सकती है। जब परिवार साथ मिलकर चले तो छोटा सा प्रयास भी सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है। सुबह का वक्त है और स्वर्ण महल की मुख्य सीढ़ी पर धूप पड़ते ही पूरा हॉल पीली रोशनी से नहा गया है। इन सीढ़ियों पर सोने की बारीक परत चढ़ी है, जिस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। ईश्वरी देवी अपनी मखमली कुर्सी पर बैठी है और नौकरों को हिदायत दे रही है कि सीढ़ियों की चमक में एक रत्ती भर की भी कमी नहीं आनी चाहिए। फिर ईश्वरी देवी सुवेक्षा से कहती है, सुवेक्षा, आज वैदेही का पहला दिन है। उसे समझा देना कि इन सोने की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पैरों में पायल नहीं, बल्कि इस घर की मर्यादा की बेड़िया होनी चाहिए। जी माँ जी, मैंने सब तैयारी कर ली है। वैदेही को आज ही समझ आ जाएगा कि एक साधारण घर की लड़की के लिए इन सीढ़ियों का बोझ उठाना आसान नहीं होता। सुवेक्षा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। उसे अपनी जेठानी होने का कम और इस घर की मैनेजर होने का ज्यादा गुमान है। तभी वैदेही एक सादी सूती साड़ी पहनी सीढ़ियों के पास आकर रुक जाती है।
वो उन चमकती सीढ़ियों को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई सीढ़ियां नहीं बल्कि जलता हुआ आग का दरिया वाला रास्ता है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। मम्मी जी, क्या इन सीढ़ियों पे चढ़ना जरूरी है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरा पैर पड़ गया तो इन पर दाग न लग जाए। और वैसे भी मैंने अपने जीवन में ऐसी सीढ़ियां कभी नहीं देखी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दाग सीढ़ियों पर लगे तो उन्हें साफ किया जा सकता है वैदेही, लेकिन हमारे खानदान के नाक पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। आओ, ऊपर आकर मेरे पास बैठो और इस घर की चाबियों का हिसाब समझो। वैदेही ने बहुत संभलकर पहला कदम रखा। सोने की ठंडक उसके पैरों को अजीब सी लग रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, सुवेक्षा ने उसके हाथ में एक भारी चांदी का थाल थमा दिया। इस घर में हर काम का एक तरीका था जिसे ईश्वरी देवी ने पिछले 50 सालों में पत्थर की लकीर बना दिया था, और उसी परंपरा को निभाने की वैदेही के लिए आज पहला दिन था। सुवेक्षा वैदेही को थाली देते हुए हिदायत देती है। वैदेही, इस थाल में घर की हर तिजोरी की लिस्ट है और तुम्हें हर महीने का हिसाब माँ जी को देना होगा। याद रखना, यहाँ 1 रुपए की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाती। जी दीदी, मैं हिसाब तो रख लूंगी, पर मुझे लगता है कि इस घर में लोग कम और पहरेदार ज्यादा है। क्या हम कभी सामान्य तरीके से बैठकर बात नहीं कर सकते? वैदेही की इस बात पर रोहन, जो पास ही खड़े अपना अखबार पढ़ रहे थे, जोर से हंस पड़े। रोहन को व्यापार के अलावा कुछ नहीं सूझता था, पर वैदेही की मासूमियत उन्हें मनोरंजन जैसी लगी। वही आर्यन अपनी पत्नी की घबराहट को महसूस कर रहा था और चुपके से उसके पास आकर खड़ा हो गया। फिर आर्यन कहता है, मम्मी, वैदेही अभी नहीं है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। ये सोने की सीढ़ियां और ये भरे नियम उसे डरा रहे हैं। कुछ दिनों की ढील मिलेगी तो उसे घर के नियम और कायदे कानून समझाने में दिक्कत नहीं होगी। डरना जरूरी है आर्यन। जिसे अपनी विरासत खोने का डर नहीं, वो उसकी कद्र भी नहीं करता। सुवेक्षा, जाओ और उसे भंडार घर के नियम भी समझा दो। सुवेक्षा वैदेही को लेकर गलियारे की ओर बढ़ गई। आर्यन वैदेही को जाते हुए देखता रहा। उसे पता था कि उसकी माँ और भाभी मिलकर वैदेही की सादगी को कुचलने की कोशिश करेंगी। स्वर्ण महल में अब साजिशों का दौर शुरू होने वाला था, जहाँ हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। देखो वैदेही, यहाँ राशन भी तोल कर निकाला जाता है। माँ जी को फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं पसंद। और हाँ, ये जो सोने की सीढ़ियाँ हैं, इन्हें हफ्ते में 1 बार तुम्हें अपने हाथों से साफ करना होगा। यही इस घर का नियम है। मैं? पर घर में इतने सारे नौकर हैं, फिर मुझसे ये काम क्यों? सुवेक्षा ने वैदेही के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांका। उसकी पकड़ में एक अजीब सी सख्ती थी। वो वैदेही को एहसास कराना चाहती थी कि भले ही वो छोटी बहू है, पर यहाँ की असली सत्ता सुवेक्षा के हाथ में ही रहेगी। फिर सुवेक्षा कहती है, क्योंकि ये इस घर की रीत है। जो बहू इन सीढ़ियों को चमकाती है, वही इस घर की मालकिन बनने का हक पाती है। अब क्या तुम पीछे हटना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी को बोल दूंगी। पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं है दीदी। अगर सीढ़ियाँ साफ करने से ही मान मिलता है तो मैं कल सुबह से ही शुरू कर दूंगी। पर याद रखिएगा, सफाई सिर्फ फर्श की नहीं, नियत की भी होनी चाहिए। और ये काम तो आपको भी करना पड़ेगा। वैदेही का ये जवाब सुवेक्षा को चुभ गया। उसने सोचा था कि वैदेही मना करेगी या रोएगी, पर यहाँ तो मुकाबला बराबरी का लग रहा है। दूसरी तरफ किरण, जो सीढ़ियों के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी, वो मुस्कुरा दी। उसे लगा कि पहली बार इस घर में कोई आया है जो सुवेक्षा की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। भाभी, संभल कर,
इन सीढ़ियों पर पॉलिश बहुत ज्यादा है, कहीं सुवेक्षा दीदी ही ना फिसल जाए। किरण की बात ने माहौल में थोड़ा तनाव और बढ़ा दिया। तभी ईश्वरी देवी ने ऊपर से आवाज दी, नाश्ते का वक्त हो गया है, सभी लोग आ जाओ। स्वर्ण महल की मेज सज चुकी थी। सभी डाइनिंग हॉल में बैठे थे, जहाँ खाना चांदी की बर्तनों में परोसा जा रहा था। पर उस टेबल पर सन्नाटा ऐसा था कि जैसे कोई शमशान हो। वैदेही को समझ आ गया था कि इस रॉयल ससुराल में सोने की चमक तो बहुत है, पर सुकून की एक बूंद नहीं है। वैदेही, कल सुबह 4 बजे उठकर तुम्हें स्नान करके सीढ़ियों की सफाई शुरू करनी है और इसकी निगरानी मैं खुद करूंगी। जी माँ जी, मैं तैयार हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उम्मीद है कि कल की सुबह इस घर में कुछ नया लेकर आएगी। रात ढल गई और स्वर्ण महल अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। वैदेही अपने कमरे के खिड़की से उन सोने की सीढ़ियों को देख रही थी। उसे पता था कि कल की सुबह उसके धैर्य और स्वाभिमान की पहली परीक्षा होगी। सुवेक्षा ने चुपके से सीढ़ियों के एक कोने में थोड़ा सा तेल गिरा दिया था, ताकि सुबह वैदेही का पैर फिसले और वो सीढ़ियों पर नहीं, माँ जी की नजरों में गिर जाए। बाहर अभी भी भोर की धुंध थी। स्वर्ण महल की लाइटें जल रही थी। ईश्वरी देवी अपनी बालकनी में मखमली शॉल ओढ़े बैठी थी और उनकी नजरें सीधे उन सोने की सीढ़ियों पर टिकी थी। महल के भीतर की शांति डरावनी थी। केवल घड़ी की टिक टिक और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वैदेही एक सूती साड़ी पहने, हाथ में पीतल की बाल्टी और मलमल का कपड़ा लिए सीढ़ियों के पास पहुंची और बोली, माँ जी ने कहा था कि ये सिर्फ सफाई नहीं, श्रद्धा है, पर मुझे इन सीढ़ियों की चमक में किसी का अहंकार ज्यादा दिखाई दे रहा है। खैर, काम तो शुरू करना ही होगा। चलो, जो होगा देख लूंगी। वैदेही ने गहरी सांस ली और पहली सीढ़ी पे पानी छिड़का। वो बहुत सावधानी से झुककर सफाई कर रही थी। उधर गलियारे के अंधेरे कोनों में छिपी सुवेक्षा अपनी उंगलियां चटका रही थी। उसने रात को ही तीसरी और चौथी सीढ़ी के कोनों पर बारीक तेल की परत लगा दी थी। उसे तो बस इंतजार था उस चीख का, जो ईश्वरी देवी के अनुशासन के नाम पर वैदेही का इस घर से पत्ता काट देगी। बस कुछ कदम और वैदेही, जैसे ही तुम्हारा पैर उस तेल पे पड़ेगा, तुम्हारी सारी अकड़ इन सोने की सीढ़ियों पर बिखर जाएगी। और माँ जी को भी लापरवाही से सख्त नफरत है, तो तब आएगा असली मजा। वैदेही सफाई करते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ही वो तीसरी सीढ़ी पर पहुंची, उसे फर्श पर कुछ अजीब सी चमक दिखी, जो पानी की तो नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, पर तभी ऊपर से ईश्वरी देवी की कड़क आवाज गूंजी। ईश्वरी देवी की टोक ने वैदेही का ध्यान भटका दिया और उसका पैर सीधे उस फिसलन वाली जगह पर पड़ा। वैदेही, कोनों को ठीक से साफ करो, वहाँ धूल जमी रहती है। रुको मत, हाथ चलाओ। जी माँ जी। वैदेही का पैर बुरी तरह से फिसला, लेकिन गिरने के बजाय उसने फुर्ती से बगल की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। पीतल की बाल्टी लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी और उसका शोर पूरे महल में गूंज उठा। सोए हुए आर्यन और किरण हड़बड़ाकर कमरों से बाहर निकल आए। सुवेक्षा ये सोचकर बाहर दौड़ी कि वैदेही गिर गई होगी, पर नजारा तो कुछ और ही था। वैदेही, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। तुमने रेलिंग पर कितनी जोर से पकड़ा है? मैं ठीक हूँ आर्यन, बस पैर फिसल गया था, पर समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पानी के साथ तेल कैसे आया। माँ जी,
देखिए यहाँ सीढ़ी पर तेल गिरा हुआ है। ईश्वरी देवी नीचे उतर कर आई। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था। सुवेक्षा ने तुरंत मौका लपकना चाहा और वैदेही पर आरोप मढ़ने लगी। उसे लगा वो अपनी साजिश को वैदेही की गलती बताकर छिपा देगी। कुछ देर में रोहन भी आंखें मलते हुए वहां आ गया और माहौल की गंभीरता देख चुपचाप खड़ा हो गया। तेल? वैदेही, बहाने मत बनाओ। लगता है तुमने दिए के तेल गिरा दिए होंगे और अपनी गलती छुपाने के लिए ये सब कर रही हो। माँ जी, ये देखिए, इसकी लापरवाही की वजह से हमारी पुश्तैनी सीढ़ी पर दाग लग सकता था। दीदी, ये दिए का तेल तो नहीं है, ये तो वही अरंडी का तेल है जो आप अपने बालों में लगाती है। इसकी खुशबू पूरे हॉल में आ रही है। किरण की बात सुनते ही सुवेक्षा के चेहरे का रंग उड़ गया। ईश्वरी देवी ने फिर झुककर उस जगह को सूंघा और फिर अपनी ठंडी निगाहें सुवेक्षा पर टिका दी। महल के उस सन्नाटे में ईश्वरी देवी की नजरें किसी सजा से कम नहीं थी। आर्यन ने वैदेही के हाथ पर अपनी रुमाल बांधी, जिसकी उंगलियां रेलिंग पकड़ने की वजह से छिल गई थी। सुवेक्षा, क्या ये सच है? क्या तुमने अपनी देवरानी को गिराने के लिए इन पवित्र सीढ़ियों का इस्तेमाल किया? क्या तुम्हारी ईर्ष्या हमारे खानदान की मर्यादा से भी बड़ी हो गई है? नहीं माँ जी, किरण झूठ बोल रही है। मेरा मतलब, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वैदेही ने खुद ही गिराया होगा। ईश्वरी देवी ने एक जोरदार तमाचा हवा में लहराया। उनकी आवाज की गूंज ने सुवेक्षा को हिला कर रख दिया। उन्होंने पहले वैदेही के जख्मी हाथ को देखा और फिर उस बाल्टी को जो नीचे गिरी पड़ी थी। ईश्वरी देवी रईस जरूर थी, पर बेवकूफ नहीं थी। उन्हें समझ आ गया कि स्वर्ण महल की असली गंदगी सीढ़ियों पर नहीं, बल्कि रिश्तों की सोच में है। चुप रहो सुवेक्षा। इस घर में मेरी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, तो ये तेल अपने आप यहाँ कैसे आया? आज से सीढ़ियों की सफाई तुम करोगी, और वो भी अगले 1 महीने तक, और वैदेही रसोई संभालेगी। माँ जी, सजा देने से करवाहट बढ़ेगी। मैं चाहती हूँ कि दीदी बस ये समझ ले कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए साथ की जरूरत है, साजिश की नहीं। वैदेही के इस बढ़प्पन ने रोहन और आर्यन के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। सुवेक्षा का सिर शर्म से झुक गया, पर उसकी आंखों में अभी भी हार स्वीकार करने का भाव नहीं था। किरण ने दबे पांव जाकर वैदेही का हाथ थाम लिया। उसे लगा कि आज पहली बार इस महल की सोने की चमक के सामने किसी और चरित्र की चमक भारी पड़ रही है। फिर रोहन सुवेक्षा से कहता है, सुवेक्षा, माँ जी जो कह रही है वही होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आखिर वैदेही तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, केवल मेरी गलती नहीं है। हो सकता है किसी ने बाल्टी के पानी में तेल मिला दिया हो। चुप करो सुवेक्षा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी बहू होकर तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। रोहन की बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी और सुवेक्षा के पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर रोहन आर्यन से कहता है, आर्यन, तुम वैदेही को लेकर अंदर जाओ और इसके जख्मों पर मलहम लगा दो। चलो वैदेही। भैया, आज आपने सही फैसला लिया। इस घर को सोने की नहीं, सच की जरूरत है। सूरज की पहली किरण अब मुख्य द्वार से अंदर आ रही थी और सोने की सीढ़ियां चमक रही थी। सुवेक्षा हाथ में कपड़ा लिए पहली सीढ़ी पर बैठी है और वैदेही आर्यन का सहारा लेकर ऊपर जा रही थी। ईश्वरी देवी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। उन्हें एहसास हो गया था कि वैदेही केवल एक बहू नहीं, बल्कि इस घर के खोखले होते जा रहे रिश्तों की नई जान है। याद रखना सुवेक्षा, दाग सोने पर लगे तो साफ हो जाता है, पर नियत पर लगे तो पीढ़ियां गुजर जाती है उसे धोने में। सफाई शुरू करो। ठीक है माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब मुझसे ऐसी कोई भी भूल कर भी नहीं होगी।
मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे से ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सुवेक्षा ईश्वरी देवी की बातें मानकर सीढ़ियां साफ करने लगती है और स्वर्ण महल में आज का दिन एक नया सबक लेकर आया था। सीढ़ियां तो चमक रही थी, लेकिन उन पर चलने वालों के इरादों की आज पहली परीक्षा पूरी हुई थी। वैदेही ने ऊपर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा। उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। इस शादी के पिंजरे में अपनी जगह बनाने के लिए उसे अभी और भी कई तूफानों का सामना करना पड़ेगा।